बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नेम न्यूक्लियर फिजिक्स, टॉपिक नेम हाफ लाइफ एंड रेट ऑफ डिके। देखें, हाफ लाइफ का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम इस पूरे चैप्टर में कोई टॉपिक कवर अप करेंगे या मतलब शॉर्ट लिस्ट करें ना, तो उसमें हाफ लाइफ एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं लाजमी शॉर्ट लिस्टेड करूँगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। अब हाफ लाइफ जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है, किसी चीज की आधी जिंदगी। अब वो किस चीज की आधी जिंदगी है? बेसिकली आपको बताया गया था, जैसे जो पिछला टॉपिक हमने रेडियो एक्टिव डिके पढ़ा, हमने ये बात पढ़ी थी कि डिके होती है, कोई भी एटम टूटता है उसके पार्टिकल्स में, लाइक मतलब अल्फा बीटा डिके, जो ग्रेटर देन 82 जिनके एटॉमिक नंबर है, वो न्यूक्लियाई अनस्टेबल हैं, और जब वो अनस्टेबल है तो वो स्टेबिलिटी के लिए डिसइंटीग्रेशन करते हैं, टूटते हैं, आपने आप को मतलब अल्फा उसमें से डिके करते हैं, खारिज कुछ चीजें, मतलब लाइक जैसे अल्फा में हमने पढ़ा वो हीलियम निकालता है और रेडियम निकाल के अपने आप को स्टेबल कर देता है। इसी तरह आपके पास हाफ लाइफ एक टॉपिक है, और हाफ लाइफ को जानने के लिए सबसे पहले हमें दो तीन बातें रेडियो एक्टिविटी के मतलब जाननी पड़ेंगी। तो अपने पास नोट डाउन करें। रेडियो एक्टिव डिके हम पढ़ के आ चुके हैं, जरा सिर्फ इसको टच इसलिए दे रहा हूँ कि ये समझ आ गया तो बात यहाँ से समझ आ जाएगी। रेडियो एक्टिव डिके क्या? इट इज अ प्रोसेस in which alpha and beta particle in which alpha and beta particle is emitted from radioactive element. Alpha and beta particle is emitted from, कहाँ से निकलते हैं? is emitted from radioactive element. It is a process in which alpha and beta particle is emitted from radioactive element and transmitted into the, and बल्कि लिखें, and it is transmitted into the other element, किसी दूसरे एलिमेंट में जाके टूट जाते हैं into other element। तो रेडियो एक्टिव डिके के बारे में तो बड़े तफसीलन आपको पढ़ा के आ चुका था, इसमें मजीद ट्रैकिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहता है इट इज अ रैंडम प्रोसेस। इट इज अ रैंडम प्रोसेस। आपकी बुक में इसी से पीछे एक टॉपिक है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या रैंडम प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस या रैंडम बेसिकली हमें बता के नहीं होता। रैंडम कोई चीज भी हो जाती है अचानक से, आप उसको बिल्कुल जज नहीं कर पाते यार कि वो कितना टाइम लेगी और वो कब जाके होगी। तो इट इज अ रैंडम प्रोसेस, नो वन प्रिडिक्ट। ये बात साथ लाजमी लिखिएगा, नो वन प्रिडिक्ट। कोई भी इसको जज नहीं कर सकता, प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। when a particular nucleus will decay, when a particular nucleus will decay, कहता हम बिल्कुल इसको जज ही नहीं करते कि यार अब एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 है और हम खुद से उसको डिके कराना शुरू कर दें, या वो कब खुद से डिके होना शुरू हो जाएगा हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये एक बेसिकली रैंडम प्रोसेस है, और नो वन कैन प्रिडिक्ट, नो वन कैन, ये लिख लीजिएगा, नो वन कैन प्रिडिक्ट व्हेन अ पार्टिकल न्यूक्लियस विल डिके। इट नो वन कैन प्रिडिक्ट व्हेन अ पार्टिकुलर नो वन कैन प्रिडिक्ट व्हेन अ पार्टिकुलर न्यूक्लियस विल डिके। लिखिएगा, इट इज अ रैंडम प्रोसेस, नो वन कैन प्रिडिक्ट व्हेन अ पार्टिकुलर न्यूक्लियस विल डिके। इसके बाद लिखें, इट कुड डिके इमीडिएटली, इट कुड डिके, इट कुड डिके इमीडिएटली और टेक अ बिलियन ऑफ ईयर्स। ये फौरन से भी टूट सकता है और साल, मतलब लाखों साल भी ले सकता है, और टेक अ मिलियन ऑफ ईयर्स, मिलियन ऑफ ईयर्स। ठीक है, इट इज अ रैंडम प्रोसेस, नो वन कैन प्रेडिक्ट व्हेन अ पार्टिकल न्यूक्लियस विल डिके। हम नहीं जान सकते कि कब एक मखसूस किस्म का न्यूक्लियस टूटेगा। इट कुड डिके इमीडिएटली, ये फौरन से ही डिके होना, ये टूटना शुरू हो जाता है, और टेक अ मिलियन ऑफ ईयर्स, या लाखों करोड़ों साल, लाखों साल लेता है। मिलियंस का मतलब बेसिकली मिलियंस में जाएगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स, दैट मींस करोड़ों साल। ठीक है जी।
हम इसकी ये बिल्कुल भी यहाँ तक प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि कब इसने टूटना है। इसके बाद देखिएगा, व्हेन वी टॉक अबाउट the large when we talk about the life of radioactive elements, when we talk about the life of रेडियो, इससे पहले लाजमी ये बातें लिखिएगा, when we talk about the life of radioactive element, जब हम बात करते हैं किसी रेडियोएक्टिव एलिमेंट की पूरी जिंदगी की, तो we will always talk about the large group of एटम्स। एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस नहीं टूटेगा, हम एक लार्ज ग्रुप ऑफ एटम की बात कर रहे हैं कि इसकी आधी जिंदगी कब होगी या इसकी पूरी जिंदगी कब होगी। एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस के बारे में हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना कि वो कब टूटना शुरू होगा। हमें नहीं पता कि वो इमीडिएटली टूटना शुरू हो जाए, हमें नहीं पता कि वो क्या हो एकदम से या इमीडिएटली टूटना शुरू हो जाए, या वो बिलियंस ऑफ ईयर्स करोड़ों साल ले टूटने के लिए। वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट द लार्ज ग्रुप ऑफ एटम्स। तो हम जब हाफ लाइफ या लाइफ की बात करेंगे तो लार्ज ग्रुप ऑफ एटम की हम बात करेंगे। अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम हमारे पास हाफ लाइफ। हाफ लाइफ नाम से ही पता लग रहा है किसी की आधी जिंदगी। आधी जिंदगी के बारे में जानने से पहले हमने जान लिया कि जिंदगी के बारे में, वो भी एलिमेंट की, ऐसे एलिमेंट की जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 है। हम नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते? कि हमें नहीं पता कि वो डिके कब होना शुरू हो जाता है। तो हाफ लाइफ का मतलब आधी जिंदगी, दैट्स मीन कि आधा रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके होगा तो उसकी आधी जिंदगी हो जाएगी। ठीक है, तो हाफ लाइफ की डेफिनेशन पे आते हैं। कहता है द पीरियड इन विच half of the atom decay, half of the atoms decay, the period लिखें, the time लिखें, ऐसा टाइम या ऐसा पीरियड जिसमें आधे से ज्यादा, आधा आपके पास हाफ ऑफ द एटम डिके, आधा एटम टूट जाता है, डिके हो जाता है। लाइक किसी चीज की आपके पास 10 ग्राम अमाउंट मौजूद थी, उसकी आधी जिंदगी क्या गुजरी, उसने जितने साल, वो सालों वाली बात की है कि यार कितने साल लिया। जब उसके पास मतलब आपके पास एक पर्टिकुलर एलिमेंट था जिसकी आपके पास अमाउंट कितनी थी, 10 ग्राम, वो डिके होकर उसकी अमाउंट बच गई 5 ग्राम। इट इज बेसिकली कॉल्ड हाफ लाइफ, जो उसकी आधी जिंदगी खिलाएगी। ठीक हो गया। सपोज बच्चों थ्योरी लिखवाई जा रही है, बच्चे इसी पे इत्तेफा करें, इसमें कोई बुक से चीज ना तैयार करें। सपोज वी हैव 100 न्यूक्लियाई, 100 न्यूक्लियाई एट टाइम t इज इक्वल टू 0। फर्ज करते हैं कि हमारे पास 100 न्यूक्लियाई हैं और उनका भी टाइम 0 है। आफ्टर हाफ लाइफ द हाफ ऑफ द न्यूक्लियाई विल डिसइंटीग्रेट। आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ the half of the parent nuclei, parent के बारे में पता है आपको? parent nuclei, half of the parent nuclei will disintegrate into daughter nuclei। daughter nuclei जो अल्फा डिके के बाद आपने देखा था कि आपके पास एलिमेंट मौजूद था, वो डिके हुआ, हीलियम निकला, जो आपके पास जिस एलिमेंट में गया उसको हम डॉटर बोला करते थे। ठीक है जी। द हाफ ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाई विल डिसइंटीग्रेट इनटू डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है जी। 50 न्यूक्लियाई ऑफ पेरेंट विल रिमेन। कितना न्यूक्लियाई बच जाएगा? 50। कैसे सर? टोटल था कितना? 100। 100 को डिवाइड बाय 2 करा दिया। देखें आपके पास पेरेंट न्यूक्लियाई कितना था? 100। फॉर एग्जांपल 100 न्यूक्लियाई था या 100 ग्राम था, जो मर्जी कह लें इसको। 100 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 50। मतलब 50 आपके पास डिके हो गया। दैट मीन्स कि अब 50 चला गया किसके पास? पेरेंट के पास। पेरेंट के पास 50 बच गया और 50 चला गया किसके पास? डॉटर के पास। ठीक है जी। After first half life, the half of the parent nuclei will disintegrate into daughter nuclei. 50 nuclei of parent will remain. After second half life, second half life के बाद क्या होगा? 25 nuclei will
रिमेन टू पेरेंट। कितने बचेंगे सर पेरेंट के पास टोटल? 25। कैसे? अब ये जो 50 था ये दोबारा टूटेगा, 50/2 विच इज इक्वल टू 25। तो अब 25 आ गया आपके पास, किसके पास बच गया? पेरेंट के पास। अभी डॉटर वाली बात ही खत्म होगी सर, हमने पेरेंट की बात करनी है। आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ 25 न्यूक्लियाई विल रिमेन, 25 न्यूक्लियाई विल रिमेन टू पेरेंट न्यूक्लियाई। ठीक हो गया। एंड आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, तीसरी आधी जिंदगी के बाद, एंड आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, तीसरी आधी जिंदगी के बाद 25 का आधा करें, आप पेरेंट के पास कितना बचेगा? 25/2 विच इज इक्वल टू 12.5। ठीक हो गया। तो आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ 12.5 न्यूक्लियाई विल रिमेन टू पेरेंट न्यूक्लियाई। तो तीसरी आधी जिंदगी के पास पेरेंट न्यूक्लियाई के पास कितने बच जाएंगे? 12.5 न्यूक्लियाई उसके पास रह जाएगा। अब इसका यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं और फिर इस पे आपको सारी बात समझ आ जाएगी। हम फर्ज करते हैं, क्या फर्ज करते हैं सर? हम फर्ज करते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू n नॉट, जो अभी पेरेंट न्यूक्लियाई के पास मौजूद थे, अभी डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं हुई। रिमेनिंग एटम्स आफ्टर डिके, डिके के बाद आपके पास जो एटम्स बच के, वो उसको हमने क्या नाम दे दिया? कैपिटल N का। टोटल हमारे पास n नॉट थे। अब मेरी बात पे जरा सुनिएगा, फॉर्मूला बनाता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा। आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, ठीक है, आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद रिमेनिंग एटम आपके पास, रिमेनिंग एटम आफ्टर डिके, उसको हम कैपिटल N से शो करेंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम्स किससे शो कर रहे हैं? n नॉट, और हाफ लाइफ का मतलब डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही है, यहां तक कोई मसला आपको? n नॉट ओवर 2, मैंने कहा टोटल मेरे पास कितने थे? 100 को डिवाइड बाय 2 कराया तो कितने बच गए सर? आपके पास कितने बच गए? 50 या 100 ग्राम लिख लें उसके जो टोटल वो था, या आप ऐसे ही लिखें फिर भी ठीक है। आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ, तो अब यहाँ पे क्या फार्मूला बनेगा? n इज इक्वल टू n नॉट। देखें यहाँ 2 की पावर क्या है? 1। अब मैं यहाँ पे 2 की पावर क्या ले लूंगा? 2 का स्क्वायर। क्यों? अभी आपको बात समझ आ जाएगी। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो 100/4, तो अब आपके पास कितने बच जाएंगे? 25। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या 50 को डिवाइड बाय 2 करा लें। मैं जो मेरे पास इनिशियल नंबर ऑफ एटम था ना, मैं उसको डिवाइड बाय 4 करवा रहा हूँ, मेरे पास 25 ही बच रहा है। 50/2 कराऊंगा तो वो भी 25 बचेगा। उसे करें या ऐसे करें, एक बात, इससे मेरे पास एक फार्मूला बन जाएगा, वो ज्यादा बेहतर है। आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, तीसरी आधी जिंदगी के बाद क्या हुआ? n इज इक्वल टू n नॉट ओवर 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब क्या होता है आपके पास? 8। 100 डिवाइड बाय 8, 100 डिवाइड बाय 8 बेसिकली आपके पास कितना आ जाता है? 12.5। अगर 25 का आधा कर लें वो भी 12.5 बचता है। उसे लेके चलें फिर भी ठीक है, इस तरह जैसे वो मैंने तोड़ के बताया उस तरह करें, ये ऐसे आपके पास फॉर्मूला बन जाता है। तो आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ, फोर्थ हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाएगा सर? n इज इक्वल टू n नॉट ओवर 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना होता है? 100/16। तो 100/16 आपके पास कितना आ जाएगा? ये तकरीबन आ जाता है 6.25। तो आफ्टर nth हाफ लाइफ, अब आपने निकालना जी यार पता नहीं इसकी कितनी जिंदगी। देखिए मेरी बात सुने, आप कैलकुलेटर पकड़े ना, आपको एक चीज समझ आ जाएगी कि यार टोटली कोई भी एलिमेंट ना डिके नहीं होता, या उसके एटम डिके नहीं होते। क्यों? फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 ग्राम था, आपने सुना 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे एक बम गिराया था। किसने? एटम बम गिराया था, अमेरिका ने। और वहां पे आज तक उसकी ताबकारी पाई जा रही है। आज तक वहां पे जो नए नवाजीदा बच्चे हैं या नौमौलूद जो आपके पास वहां पे जनरेशन हो रही है ना, तो उनमें अभी तक उसके असरात पाए जा रहे हैं। ठीक है, वो 1625 साल लेता है डिके होने के लिए, और ये भी कंप्लीट डिके नहीं होता। कैसे सर? कैलकुलेटर पकड़ें, 10 डिवाइड बाई 2 करें, 5 क्या आता है? 5 आंसर आता है, और 5 उसकी आधी जिंदगी आ गई। 5/2 करें, वो आधी जिंदगी 1625 साल है सर। 5 डिवाइड बाई 2 करें, 2.5,
2.5 वो और 1625 साल लेके होगा। फिर 2.5 डिवाइड बाय 2 करें तो 1.25 वो और 1625 साल लेके 1.25 अभी भी बच जाएगा। हाफ लाइफ का मतलब आधा अब डिके हो गया। अब जो आपके पास 5 ग्राम अमाउंट बची उसका आधा डिके हो गया और आधा बचता है अभी भी। 1.25 का फिर आधा करें, फिर आधा करें, फिर आधा करते 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 ये आंसर पॉइंट्स में जाते जाएगा। उसकी थोड़ी 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 अमाउंट बचती जाएगी। वो कंप्लीट डिके पता नहीं कितनी सदियां लगा के होता है। ये याद रखें। आफ्टर nth हाफ लाइफ किसी की भी हम nth हाफ लाइफ इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। n इज इक्वल टू n नॉट ओवर 2 की पावर n। 2 की पावर n मतलब जो आपके पास n वहां पे गिवन हुआ आपने वो n पुट कर लेना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको ग्राफ बना के बताएं। जिस ग्राफ के आपके पास सारे पैसे हैं, ठीक है जी, ये आपके पास क्या है, इस वाई एक्सिस पे आप रखिएगा, बल्कि एक्स एक्सिस पे आप रखिए नंबर ऑफ ऑफ लाइफ, नंबर ऑफ लाइफ, और वाई एक्सिस पे आप रखिएगा नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। मैं बुक से इजी करके आपको ग्राफ बना के बताऊंगा, मेरे साथ आपने कोऑपरेट करना है। देखिएगा ये 0 है हमारे पास, ये कौन सा है 100 ग्राम, फिर इसका आधा कितना हो गया 25 50, 50 का फिर आपके पास आधा कितना हो जाएगा 25, 25 का आधा कितना हो जाएगा 12.5, इसका आधा कितना हो जाएगा 6.25। यहाँ पे आपके पास ऑफ लैब्स हैं, ये आपके पास 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 अप टू सो ऑन, ये चलती जाएंगे सर। अभी एटम डिके नहीं हुआ, उसकी कितनी अमाउंट आपके पास पाई जा रही थी 100। जब वो 0 था अभी एक कोई ऑफ लैप नहीं गुजरी, जब वो 0 था तो उसकी अमाउंट आपके पास कितनी पाई जा रही थी 100 ग्राम। अभी कोई हाफ लाइफ नहीं गुजरी, फिर बता रहा हूँ, ठीक हो गया। आफ्टर 1 हाफ लाइफ, आधी जिंदगी के बाद वो कितना रह गया 50। ये देखा आपने कितना रहता है आफ्टर 1 हाफ लाइफ 50। तो 1 को यहाँ से डॉटेड लाइन में लेके जाए कहाँ तक, ये 50 तक, और जहां पे ये दोनों मीट होते हैं वहां पे आपने डॉट लगा देना है। आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ कितना बच गया 25, ये यहाँ तक ले जाए, इसको ग्राफ डॉट लगा दे। आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ ये यहाँ तक ले जाए, आपने अच्छी तरह बनानी है बच्चे स्केल के साथ। आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ ये आपने यहाँ तक ले जाना है। ये आफ्टर फिफ्थ उसको आधा 6 7 8 9 हम अब इतना लंबा नहीं लेके जाते, बट हमारे पास ये कर्व आ जाएगी। आपने उसको बताना है कि ये ऐसे डिके होना, थोड़ा सा अब ये कर्व यू शेप बननी है, हमें उसे ही बनानी पड़ेगी। ये ऐसे डिक्लाइन की तरफ चली जाएगी और ये बेसिकली आपके पास ग्राफ बनता है बिटवीन नंबर ऑफ लाइफ एंड नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। कहता है कि देखें आपके पास नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, अगर आपके पास अमाउंट 100 ग्राम थी, एक ऑफ लाइफ के बाद इतनी बचेगी, फिर उसके बाद इतनी, फिर इतनी, मतलब नीचे उसकी अमाउंट तो जाती जाएगी, लेकिन कंप्लीट डिके जाके कब होगी ये कोई बेहतर नहीं जानता, इसको हम प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। और मतलब तोड़ते जाए वो तो बाद में हो जाएगा, लेकिन ये है कि हम ये चीज प्रिडिक्ट नहीं करते कि वो डिसइंटीग्रेशन होना कब शुरू होगा, टूटना शुरू कब होगा, डिके होना कब शुरू होगा, ये चीज हमारी प्रिडिक्शन से बाहर है। इसके बाद तकरीबन अभी तक टॉपिक हमारा आधा हो चुका है, लेंथी टॉपिक है और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो मैं कोशिश करूंगा इसको मैं रेट कांस्टेंट तक और वो जो आपका रिलेशन है आपकी बुक में दिया हुआ है वहां तक इसी लेक्चर में वाइंड अप कर लूँ। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको रेज किया जा रहा है। इंशाल्लाह आपको ये बातें सारी समझ आ जाएंगी। कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत आसान सा, बहुत ईजी सा टॉपिक है। जो चीज़ आपको यहाँ पे लिखवाई गई है यही आपके लिए इसी तरह उठा के आपने वहां पे लिखनी है। कोई एक्स्ट्रा चीज बुक से तैयार करने की जसारत मत करें। मेरी कोशिश है थ्योरी साथ लिखवा रहा हूँ, आपको पता है कि मैं इस चीज का कायल नहीं था, बट बहुत सारे डीएम्स थे तो मैंने कहा चलें थ्योरी साथ ही लिखवाते हैं। मेरी कोशिश होती है कि बात समझाई जाए, इन कहानियों से बचा जाए, लेकिन आपकी जिद है तो चलें। रेट ऑफ डिके, अब हमने रेट ऑफ डिके निकालना यार, वो किस रेट से डिके होता है। तो रेट ऑफ डिके नंबर ऑफ डिके डेट अकर पर सेकंड, एक सेकंड में जितना डिके हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं रेट ऑफ डिके। तो लिखिएगा नंबर ऑफ एटम्स डिकेइंग इन अ पर्टिकुलर पीरियड, इन अ किसी मखसूस टाइम में, इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द
इज प्रोपोर्शनल टू द, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एटम डिकेइंग इन अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स, टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द बिगनिंग। रिलेशन इस बात को समझाते हैं, क्या कहते हैं, प्रेजेंट इन द बिगनिंग पीरियड। जैसे आपके पास इफ n इज अ नंबर ऑफ radioactive atoms, if n is the number of radioactive atoms after time, कुछ टाइम गुजरने के बाद डेल्टा टी चेंज, if n is the number of radioactive atom and after time delta t the number of radioactive डिकेज। देखिए फर्क करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम आपके पास रेडियोएक्टिव एटम्स कितने हैं n, और कुछ टाइम के बाद वो डेल्टा टी टाइम गुजरने के बाद तो नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव डिके कितना बच गया आपके पास, डेल्टा n चेंज आ गया उसमें। ठीक है, तो यही बात उसने लिखी है कि नंबर ऑफ एटम डिकेइंग इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द बिगिनिंग। मतलब वो ये कहना चाह रहा है डेल्टा n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्या कहता है, रेडियो एक्टिव डिके जितना हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स के, और आफ्टर टाइम टी टाइम भी तो गुजरा है, तो डेल्टा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी चेंज इन टाइम। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों की लेफ्ट साइड सेम है, राइट भी सेम हो जाएगी। डेल्टा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी एन इंटू डेल्टा टी। डेल्टा एन विच इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करूंगा, इक्वल और लैम्डा डाल दूंगा एन इंटू डेल्टा टी। तो अब आपके पास क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकालूं, बल्कि पहले एक और चीज, डेल्टा टी यहाँ मल्टीप्लाई चला के डिवाइड करा दें, डेल्टा एन अवर डेल्टा टी विच इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन अवर टी। माइनस का साइन क्यों लगाया, लिखिएगा नेगेटिव साइन इंडिकेट, नेगेटिव साइन इंडिकेट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ एटम डिक्रीज, द नंबर ऑफ एटम्स डिक्रीज विद टाइम, वक्त के साथ साथ वो कम होते जा रहे हैं, तो नेगेटिव साइन हम लगाते हैं। देखें फॉर एग्जांपल आपके पास 10 ग्राम मौजूद था, एक हाफ लाइफ गुजरी तो वो कितना बच गया, 10 डिवाइड बाय 2 5। तो बेसिकली जो आपका इनिशियल नंबर था, कहते हैं नंबर ऑफ डिके एलिमेंट, वो कम हो गया, वक्त गुजरने के साथ साथ कम हुआ, तो नेगेटिव साइन हमने इसलिए लगाया, पहले 10 था उड़ के वो 5 रह गया, फिर अगली हाफ लाइफ में वो 5 था वापस 2.5 रह गया, उससे अगली हाफ लाइफ में वो 2.5 था वापस 1.25 रह गया। तो हर हाफ लाइफ गुजरने के साथ वो कम होता जा रहा है। तो नेगेटिव साइन क्या शो करता है, इंडिकेट द नंबर ऑफ एटम्स डिक्रीज विद टाइम, वक्त के साथ साथ नंबर ऑफ एटम कम होते जाते हैं। अगर यहां से मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूं तो मैं निकाल सकता हूं लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा इक्वल हो जाएगा, यहां से लैम्डा क्या निकाल सकते हैं, एन मल्टीप्लाई से जाके डिवाइड, ये हो जाएगा माइनस 1 ओवर एन, माइनस को छोड़ दें बल्कि ये यहाँ से सीधा निकाल लें, 1 ओवर एन डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी। यहाँ से एक छोटी सी डेफिनेशन आ रही है, वो आपकी बुक लिख रही है, तो मैं भी कोशिश करता हूँ उसको लिखा जाए। तो डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी चेंज इन, क्या किसका चेंज, चेंज द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिकेज with respect to time is called delta n over delta t is called activity। इसको हम किसका नाम देते हैं, एक्टिविटी का। तो एक्टिविटी ए से लिखा जाएगा कि एक्टिविटी कोई भी काम कोई भी हरकत डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी हो जाता है। अब यहाँ पे आपने उठा के इसकी वैल्यू पुट कर दें इस जगह पे, तो हम लिख सकते हैं एक्टिविटी डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी की जगह ए पुट कर दें, तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी। इसकी जरूरत नहीं थी बट आपकी बुक लिखवा रही है तो मैंने भी समझा कि लिखवा लिया जाए। ठीक है जी, नीचे थोड़ी सी बातें लिख लीजिएगा। ऐसा यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज बेक्यूरल, बेक्यूरल हेनरी बेक्यूरल ने किया था रेडियोएक्टिव एलिमेंट, तो उसके नाम पे इसकी ऐसा यूनिट है। फिर इसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज बेक्यूरल। यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई है। इसके बाद कॉमन यूनिट जो हमारी है उसको हम क्यूरी का नाम भी देते हैं।
जो जुबान ज़द-ए-आम है, इसकी कॉमन यूनिट क्या है? कॉमन यूनिट इज क्यूरी। ठीक है, बेक्यूरल भी है, क्यूरी भी है। व्हेन देयर इज एन एक्टिविटी एट द रेट, लिखिएगा यहां तक, व्हेन देयर इज एन एक्टिविटी एट द रेट, कहता है जब भी आपके पास एक्टिविटी हो, किस रेट के मुताबिक? 3.7 क्रॉस 10 की पावर 10 डिके। When there is an activity at the rate 3.7 cross 10 की power 10 decay, the activity 10 decay per second, ये साथ लिखिएगा। When there is an activity at the rate 3.7 cross 10 की power 10 decay per second, the activity is 1 curie. The activity is 1 curie. तो इस एक्टिविटी को हम क्या नाम देंगे? बेसिकली बड़ी यूनिट आपके पास बेक्यूरल है, और अगर 3.7 क्रॉस 10 की पावर 10 डिके पर सेकंड हो तो इस एक्टिविटी को हम किसका नाम देते हैं? क्यूरी का। छोटी यूनिट आपके पास सॉरी बेक्यूरल है, तो 1 क्यूरी आपके पास CI लिखिएगा। 3.7 क्रॉस 10 की पावर 10 बेक्यूरल, 3.7 क्रॉस 10 की पावर 10 बेक्यूरल। BEQ लिख लें, ये आपके पास यूनिट आ जाती है। 10 की पावर 10 BI भी लिखा हुआ है, बेक्यूरल लिख लें या पूरा BI लिख लें या BEQ लिख लें। ठीक है, ये आपके पास इसकी यूनिट आ जाती है। और यहाँ पे लेमडा क्या है? लेमडा बेसिकली आपके पास क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हम डिके कांस्टेंट बोलते हैं। ये बात भी लिख लें अगर किसी को मसला हो रहा हो। लेमडा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी known as डीके कांस्टेंट। लेमडा क्या कहलाएगा आपके पास? डीके कांस्टेंट कहलाता है। छोटा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा लेक्चर लेंथी हो रहा है, बट कोशिश करते हैं कि 2 टॉपिक इसके साथ मजीद जोड़ लें। इसके बाद एक्सपोनेंशियल नेचर ऑफ डीके है, और वो टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि उसमें थोड़ा सा आपके पास क्लास सेकेंड ईयर की मैथ का टच है, उसमें लाइक इंटीग्रेशन का, और उसमें एक न्यूमेरिकल भी हमारा आ जाता है। और अगर हाफ लाइफ आता भी है तो वो पूरा नहीं देगा, उसकी रिलेशन ही दे सकता है, क्योंकि लेंथी टॉपिक है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए रेट ऑफ डिके को, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को बहुत अच्छी तरह समझे, इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाफ लाइफ एंड रेट ऑफ डिके जो हमारा टॉपिक था। अच्छा, आपने टॉपिक का नाम लिखना है एक्सपोनेंशियल नेचर ऑफ डिके। डिके की एक्सपोनेंशियल नेचर क्या है? हम पढ़ क्या है? डेल्टा एन इज इक्वल टू माइनस लेमडा डेल्टा टी इंटू एन, ये भी पीछे पढ़ा, ठीक हो गया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं, जिसमें मैंने डेल्टा टी चला के डिवाइड करा दिया था। यहाँ पे अभी क्या करूंगा? डेल्टा एन ओवर एन इसको नीचे ले आऊंगा, विच इज इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू डेल्टा टी। यहाँ तक मेरी बात पे किसी को इतराज हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने सिंपल क्या किया, एन डेल्टा एन नीचे एन ले आया। ठीक है, डेल्टा बेसिकली चेंज है। चेंज को अगर मैं लिखूं, वी कैन से, हम कह सकते हैं क्या? डेल्टा, बल्कि वी कैन से को छोड़ें, वी कैन चेंज डेल्टा इंटू डी। हम डेल्टा की जगह डी लिख सकते हैं, बेसिकली चेंज है, तो डेल्टा की जगह डी लिख लिया, डी एन ओवर एन विच इज इक्वल टू माइनस लेमडा डी टी। ये डी बेसिकली डिफरेंशिएशन का डी है, और आपको याद हो, जो लोग सेकंड ईयर में मैथ पढ़ते हैं उनके लिए तो ये बहुत जानी पहचानी चीज है। ठीक हो गया, तो नंबर ऑफ, ये बात लाजमी लिखिएगा। यहाँ पे डिफरेंशिएशन को खत्म कौन करता है? डेरिवेटिव को खत्म कौन करता है? इंटीग्रल। और इंटीग्रल लेने के लिए यहाँ पे आपके पास डेरिवेटिव आ चुका है, लेकिन इंटीग्रल लेंगे कौन सा? डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट नहीं, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज गिवन है। नंबर ऑफ एटम्स चेंजेस फ्रॉम एन नॉट टू एन। देखें, इनिशियल से एन पे चला गया, आपके पास पहले 10 ग्राम था, 5 रह गया, एन नॉट से शुरू हुआ या 0 से स्टार्ट हुआ। और टाइम भी हमारे पास चेंज हुआ है, टाइम चेंजेस फ्रॉम टी नॉट टू टी। टाइम भी हमारे पास चेंज हुआ, टी नॉट से टी की तरफ गया टाइम। तो हम इसको मैं इंटीग्रल लूंगा, अप्लाइंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, इंटीग्रल ऑफ, ये डेफिनेट इंटीग्रल तो यहाँ लिमिट्स पड़ती हैं, एन नॉट इंटू एन, सॉरी लोअर लिमिट एन नॉट, अपर लिमिट एन, डी एन ओवर एन विच इज इक्वल टू, इंटीग्रेटर का रूल है, जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रल से बाहर चला जाता है। लेमडा बाहर चला गया, माइनस लेमडा,
और टाइम है बेसिकली डेल्टा, डी की जगह मैंने डेल्टा लगा, सॉरी डेल्टा की जगह डी लगा दिया तो डी टी आपके पास ये आ जाएगा। और ये कहाँ से टाइम कहाँ से चेंज हो रहा है, टी नॉट इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम की तरफ चला गया। अब एक रूल हमने आपको पढ़ाया मैथ्स में, जब इंटीग्रेशन पढ़ाई गई थी, मैंने बताया था कि जब नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बन रहा हो तो नीचे वाले का नेचुरल लॉग ले लिया जाता है। अब यहाँ पे नीचे के ऊपर डेरिवेटिव कैसे बन रहा है, देखिए नीचे है ये बेसिकली ये इस तरह की चीज है, इसको अगर मैं लिख सकूं ऐसे 1/n इंटू टी ऑफ n, नीचे n है, n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू n 1 ही होता है, नीचे के ऊपर डेरिवेटिव बन रहा हो तो नीचे वाले का नेचुरल लॉग ले लिया जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग ऑफ n, क्या लिख लूंगा, नेचुरल लॉग ऑफ n। और अब लिमिट्स मेरे पास ऐसे आ जाएंगी n और n नॉट, ऊपर वाली लिमिट को अपर लिमिट पढ़ते, नीचे वाली को लोअर लिमिट। इसी तरह dt का डेरिवेटिव इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t क्या आ जाता है t, dt का इंटीग्रल क्या आ जाएगा t, और t नॉट आपके पास कैसे लिखा जाएगा t इंटू टी ओवर, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिख लिया जाएगा, और माइनस लेमडा आपके पास यहाँ पे बाहर मौजूद है, इसमें कोई इनकार नहीं। अब क्लास 9 में आपने इंटीग्रल उसका लॉगरिथम का रूल पढ़ा था, इंटीग्रल ऑफ, अब इसका ये पावर्स का करना क्या है या लिमिट्स का करना क्या है, लिमिट्स को पहले अपर लिमिट पुट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इंटीग्रल नेचुरल लॉग ऑफ n, पहले इस n की जगह n पुट करूंगा, n माइनस, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब नेचुरल लॉग अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस नेचुरल लॉग लोअर लिमिट क्या n नॉट, इस n की जगह पे आप n नॉट, पहले n की जगह पे n पुट किया, अब n की जगह पे n नॉट पुट कर दूंगा, नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n नॉट विच इज इक्वल टू माइनस लेमडा, पहले अपर लिमिट t की जगह पे t पुट कर दूंगा, माइनस लोअर लिमिट t की जगह पे t नॉट पुट कर दूंगा। ये लिमिट्स वाला काम ही खत्म हो गया, मैंने लिमिट पुट कर दी हैं। और मैंने कहा जो मेरे पास t नॉट है ना, टी नॉट कहां से स्टार्ट होता है, बेसिकली जीरो से, इनिशियल टाइम तो जीरो ही होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n नॉट विच इज इक्वल टू माइनस लेमडा इनटू t। तो t नॉट का फैक्टरी मेरे पास यहाँ से खत्म हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत ही ज्यादा, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल नेचर ऑफ डिके आ जाता है, इसकी वैल्यू आगे हम निकालते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, बहुत आसान सा काम है, ये लॉगरिथम आपके पास क्या है, नेचुरल लॉग दो तरह के लॉग है, ठीक है। तो आपने पढ़ा था कि जब लॉग सिंगल किया जाता है, लॉग सिंगल कर देते हैं तो आपके पास चीजें माइनस हो रही हो तो क्या हो जाती हैं, डिवाइड। तो मैंने लॉग सिंगल कर दिया, नेचुरल लॉग n ओवर n नॉट विच इज इक्वल टू माइनस लेमडा इनटू t। अब लॉग खत्म करने के लिए आपको याद हो क्लास 9 में आपने कहा था कि क्या लिया जाता है, नेचुरल लॉग लिया जाता है या एक्सपोनेंट लिया जाता है, ई ले लिया जाता है। तो जब मैं इस साइड पे ई लूंगा ना तो नेचुरल लॉग को खत्म कर देगा, और जब इस साइड पे ई लूंगा तो ये उसके ऊपर पावर चली जाएंगी, ये ए की पावर m बन जाती है। बेसिकली आपने पढ़ा था ये जो माइनस लेमडा और टी है ये ई की पावर बन चुकी है, और जब इस साइड पे ई लिया तो उसने ई को, उसने नेचुरल लॉग को खत्म कर दिया। यहां तक आपको कोई मसला नहीं है। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे n इज इक्वल टू n नॉट, ये नीचे डिवाइड सामने जाके मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू n नॉट ई की पावर माइनस लेमडा इनटू टी, तो मैं लिख सकता हूं। यहां तक आपके पास इक्वेशन आ गई। तो इसके बाद रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन डिके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है, इसके साथ की ही चीजें हैं। रिलेशन बिटवीन डिके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ, हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट के दरमियान रिलेशन क्या है, ये सारी वैल्यू इसी में साथ ही आ जाती है। अगर मैं देखो, मैं अगर लिखूं आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, अगर पहली जिंदगी के बाद मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालूं तो मैं n को क्या करूंगा, n नॉट ओवर 2 के इक्वल ना, जाहिर सी बात है इनिशियल अमाउंट आती रहेगी है, तो n की जगह पे अगर क्या पुट कर दूं, n नॉट ओवर 2, इस इक्वेशन नंबर ए में क्या पुट कर दूंगा n की जगह पे, n नॉट ओवर 2 विच इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लेमडा t। ये n नॉट इस n नॉट से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 विच इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ माइनस लेमडा t। ये 1/2 है। आपने पढ़ा था कि अगर किसी चीज को उल्टाएं तो पावर चेंज हो जाती है, माइनस हो तो प्लस हो जाती है, प्लस हो तो माइनस हो जाती है। मैंने यहाँ पे 1/2 को उल्टा के 2 किया तो इक्वल के बाद जो पावर थी e की पावर माइनस लेमडा टी वो प्लस लेमडा टी में कन्वर्ट होगी। ये वो रूल थे जो क्लास 9 में पढ़े बच्चे,
जब मैंने इसको उल्टाया 1/2 को तो वो 2 बना और उसने क्या किया, e के बाद वाली पावर को माइनस लैम्डा टी को उसने प्लस लैम्डा टी बना दिया। यहां तक मैं समझता हूं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आपके पास e है, यहाँ पे नेचुरल लॉग से नेचुरल लॉग खत्म करने के लिए e लाया। अब मैंने e खत्म करना है तो e खत्म करने के लिए नेचुरल लॉग ले आऊंगा, अप्लाइंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। नेचुरल लॉग ऑफ 2 व्हिच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर लैम्डा टी। नेचुरल लॉग का क्या रूल है कि पावर हमेशा कहां जाती है, स्टार्ट में। लैम्डा टी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ई, साइड में लिखिएगा नेचुरल लॉग ऑफ ई किसके इक्वल होता है, 1 के। इस सारी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 1। तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 कैलकुलेटर पे लेंगे, शिफ्ट दबा के लॉग नेचुरल लॉग ऑफ 2 की वैल्यू क्या जाती है 0.693 विच इज इक्वल टू लैम्डा टी। नेचुरल लॉग ऑफ 1 की ई की वैल्यू आपके पास 1 आ जाती है। तो आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ यहाँ पे गलती हम करें, ये स्मॉल टी की जगह पे टी छोटा सा साथ लिख लीजिएगा 1/2, टी इंटू 1/2, टी इंटू मतलब टी के साथ छोटा सा 1/2, इसका मतलब कि ये आधी जिंदगी की बात हो रही है। ठीक है, अब पावर जब शुरू में आ जाएगी तो टी इंटू 1/2, टी 1/2 या हाफ लाइफ, ठीक हो गया। अब आपने हाफ लाइफ निकालनी है, टी की हाफ मतलब टी 1/2 विच इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा। दिस इज द फाइनल रिलेशन बिटवीन डीके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ। तो आपके पास लैम्डा की कोई ना कोई वैल्यू गिवन होगी, आपने उठा के इक्वेशन में पुट करनी होगी और यहाँ पे आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व हुआ करेंगे। ये वो चीज़ें थी जो आपकी बुक के तकरीबन 2 से 3 टॉपिक कवर कर गई हैं और उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मैथमेटिक्स के स्टेप थे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मैथ्स वालों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो बायो वाले हैं वो इस लेक्चर को 1 से 2 दफ़ा सुने, तब ही चीज़ें आपको क्लियर होंगी, क्योंकि आपके लिए ये चीज़ें चेंज हैं, बिल्कुल नई चीज़ें हैं, इसलिए इस पे आपको अच्छी वाली वर्किंग करनी पड़ेगी। उम्मीद है आपको यहाँ तक का टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, दुआओं में इस चीज़ को याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।